वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं, शुरू करने जा रहे हैं हमारा जीएस पेपर नंबर 6 का पहला वीडियो। पॉइंट नंबर 2 होगा ये हमारा, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। छोटा सा हमारा ये वीडियो होगा, इसमें हम सारी यूपी की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, कैसे ग्रोथ हो रही है ट्रेड कॉमर्स की, ये सब हम देख लेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे इस वक्त आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको अटमोस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर्स के साथ कंपाइल कीजिए, वीडियोस देखिए, कीवर्ड्स बनाइए, रिवाइज कीजिए एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट ओवर विद योर आंसर राइटिंग। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग अगर चाहते हैं अपनी आंसर राइटिंग लेवल को एकदम प्रो लेवल का बनाना तो आप हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा मेंस 2023 का ऑलरेडी स्टार्टेड है। उसमें आपको 18 टेस्ट, उनके मॉडल आंसर्स, काफी कुछ कराया जा रहा है। सिर्फ एसए के लिए भी आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारा कंप्लीट मेंस का मटेरियल वाला पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसी में मिलेगा। अदरवाइज जो लोग यूपीपीसीएस 2024 टारगेट करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन आवर शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का पेड ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, आपका मतलब सिर्फ वो पढ़ना है जो दिया जाए एंड यू विल बी थ्रू इट। तो फिलहाल के लिए जीएस 6 पॉइंट नंबर 2 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो, इंग्लिश में लिखा हुआ, आम बोलचाल की भाषा में समझाया हुआ। थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जीएस 6। अब पॉइंट नंबर 2 से शुरू करेंगे। ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की। इंग्लिश मीडियम का है ये हमारा वीडियो, सेम इंग्लिश हिंदी जैसे हम कर रहे थे वैसे ही चलेगा अभी भी। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन एनी इकोनॉमी, वेदर इट इज उत्तर प्रदेश, वेदर इट इज नेशनल इकोनॉमी और इट इज इंटरनेशनल इकोनॉमी। थोड़ी आवाज आ सकती है आपको बैकग्राउंड में बिकॉज इट इज रेनिंग, तो बेयर विद दैट प्लीज। इंपॉर्टेंस जो है ट्रेड एंड कॉमर्स का, वो directly trade, commerce, industries are directly linked to what? Development. ठीक है, डेवलपमेंट किसी नेशन का डिपेंड करता है हाउ बेटर एंड हाउ ट्रांसपेरेंट एंड हाउ ओपन इट्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर। किसी भी कंट्री में बिजनेस का इवोल्यूशन होना है और ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज एक और चीज पर डिपेंड करती हैं। ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं किसके साथ? डेवलपमेंट के साथ। नाउ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इट डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे क्रिटिकल और बहुत ही नेसेसरी फैक्टर है, वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो किसी भी जगह की ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कैसा ट्रेड, कैसा कॉमर्स, कैसा इंडस्ट्रीज होगा। अब आप जानते हैं ऑन द होल पहले के टाइम पे क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स पे इंडिया जो था वो लीडिंग एक्सपोर्टर हुआ करता था सिल्क का, कॉटन का, शुगर का, कीमती स्टोन्स का, प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, और स्पाइसेस का। स्पाइसेस का क्यों इतना ज्यादा क्रेज था? वास्को ड गामा, आपको पता है, जब इंडिया आए थे तो उससे 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट लेके गए थे, 60 टाइम्स प्रॉफिट उनको हुआ था। तो स्पाइसेस का क्या रोल रहा है हमेशा से कि यूरोप पूरा, जो वेस्ट की इंडस्ट्री है, वो मीट को काफी अहम मानते हैं, तो मीट को प्रिजर्व करने के बहुत ज्यादा काम आता था स्पाइसेस। अच्छा, बिल्कुल इनिशियली जो ट्रेड था वो किस चीज पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना इसलिए जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। आपको गेहूं की जरूरत है, मुझे टमाटर की जरूरत है, चलिए, तो आपके पास टमाटर है, मेरे पास गेहूं है, तो इन एक्सचेंज ऑफ गेहूं मैं आपको टमाटर दे दूंगी और इन एक्सचेंज ऑफ टमाटर आप मुझे गेहूं दे रहे हैं। तो ये एक एक्सचेंज सिस्टम था, इसमें मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे करेंसी डेवलप हुई, फिर वो खैर करेंसी में चला जाएगी चीजें, न्यूमेस्मैटिक्स की स्टडी हो जाएगी वो, लेकिन इस तरीके से हमारा काम चलता था। ये सारे आइटम्स जो मैंने आपको भी बताई, ये एक्सपोर्ट किए जाते थे इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर दूसरे नेशन से। फिर क्या हुआ भाई, इंडियन ट्रेड थोड़ा सा बैकसीट पे चला गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलेगा कि ट्रेड और कॉमर्स जो है, हमारे देश में जो लोग आए थे वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए तो आए थे, राज करने के लिए थोड़ी आए थे इनिशियली ब्रिटिशर्स। उनका काम क्या था? उनका काम था निवेश, मतलब कॉलोनियल इकोनॉमी बनानी थी उनको। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो
हमेशा से हिंदुस्तान बिजनेस सेंटर रहा है। हमारे जो एंशियंट टाउन्स थे, जिनको हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं, वो भी कमर्शियल टाउन्स हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी साइट्स ऐसी मिली हैं जो कि कमर्शियल टाउन्स हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे। भाई हम ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ, दो नेशंस के बीच में ट्रेड होता था, गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा पॉट्स, प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल्स, आपका वो लैपिस लसूली, ये सब आता था वहां से। इस तरीके से ट्रेड जो है वो आगे बढ़ता था। अब हिंदू मर्केंटाइल कम्युनिटी जो रही है वो हमेशा से इट वाज नोन फॉर इट्स व्हाट, फॉर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। इतना ज्यादा पिछला लेक्चर याद है आप लोगों को, पढ़ा था हमने इनोवेशन वाला, कितना ज्यादा पढ़ा था हमने। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे साथ हमेशा से ही रही है, ऐसा नहीं है अभी कुछ नई बात आ गई है। ये एंटरप्राइजिंग नेचर रहा है हमारा। ये सारे प्लीज कीवर्ड्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। एंटरप्राइजिंग नेचर रहा है हमारा। हम लोग बहुत ही रेजिलियंस से काम करते हैं, आप अपनी तारीफ में लिखेंगे ना ये। और ट्रस्ट वर्दी है। ऑल इन ऑल जो हिंदू मर्केंटाइल कम्युनिटी रही है, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते थे, उनकी एक्सीलेंस जो थी वो दूर दराज तक अवेलेबल थी। हमेशा हिंदूज कंसिडर किए गए हैं, दे वर वेरी स्किल्ड शिप्स बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे आप इस्लाम इंडिया में आया और वो सब, ठीक है। तो वो सारी चीजें खैर अलग जगह चली जाएंगी, लेकिन आपको फिलहाल जो ध्यान देना है वो इस चीज पे ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। अब ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज जो हैं आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, सब्जी वाले बोल रहे हैं पीछे, उत्तर प्रदेश जो है ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन। बॉर्डर शेयर करते हैं हम नेपाल के साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ भी और बिहार के साथ भी। तो नेबरिंग स्टेट्स भी काफी सारे हैं। अब क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स है इंडिया का, पॉपुलेशन वाइज काफी ज्यादा है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अपने प्रदेश के बारे में तो आप 2-4-5 लाइन आराम से लिख ही डालेंगे। तो ये जो है इसने हमेशा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंट्री के ट्रेड और कॉमर्स में। स्टेट की इकोनॉमी कैसी है? स्टेट की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, देखा था ना पिछले लेक्चर में, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। तो कॉमर्स का क्या मतलब है? कॉमर्स को आप क्या कहेंगे? कॉमर्स कैन बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट दीज आर दोज एक्टिविटीज विच रिमूव द बैरियर्स टू एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना कह सकते हैं कॉमर्स है। ट्रांसपोर्ट होना गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, ये सब एक ईज के साथ हो रहा है, ये सब एक फ्लो में हो रहा है, आप उसको कॉमर्स बुला सकते हैं। ट्रेड पार्ट है कॉमर्स का, आप जानते हैं। ट्रेड का मतलब है सेल, ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है? इट मेक्स अ प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो डायरेक्टली जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना, फाइनल कंज्यूमर्स तक, फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल फॉर्म में। वो सर्विसेज भी हो सकती है, वो गुड्स भी हो सकती है, उसको आप कहेंगे ट्रेड। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का बजटरी एस्टिमेट कहता है 2023-24 का जो जीएसडीपी है वो ग्रो करेगा टू 24.39 लाख करोड़। प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितनी है? 19%। तो it will need to give a further push to ensure that the GSDP grows nearly 4 times in the next 5 years to achieve the objective of making the state a $1 trillion economy। हम चाहते हैं ना, कब तक का है टारगेट? मैं हर लेक्चर में पूछ रही हूँ सारी चीजें, कुछ बेसिक चीजें अपनी डायरी में नोट करते चलिए, जो हर जगह लिखी जा सकती हैं, हर चीज से लिंक्ड है। स्टेट में पत्ता भी हिलेगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। कौन से ईयर तक, ये आप मुझे बता दीजिए जरा फटाफट से। ठीक है, तो ये हमने देखा इंपॉर्टेंस कितना है ट्रेड, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स का। इंट्रोडक्शन भी हमारा अच्छा खासा इससे तैयार हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे कि इश्यूज क्या हैं जो ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हर जगह आपने देखा था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा थे। हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने अच्छे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स नहीं है। इनकी वजह से क्या होता है, ट्रेड और कॉमर्स जो है उसमें हिंड्रेंस आती है। पुअर पावर सप्लाई, फ्रीक्वेंट पावर कट्स एंड इनएडिक्वेट पावर सप्लाई, ये मेजर चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं उत्तर प्रदेश की। और इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए होता है? एक लगातार रन चाहिए होता है पावर का। तो पावर कट्स और ये सब नहीं काम कर सकती इंडस्ट्रीज इस पे ठीक से।
इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इसमें आप रेड टेपिज्म, करप्शन, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है यूपी का, इट इज ऑफन स्लो एंड इनएफिशिएंट, जो कई बार डिले करता है बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि उनकी फर्दर ग्रोथ को हिंडर कर देता है, इट हिंडर्स इट्स ग्रोथ। टैक्सेस एग्जॉर्बिटेंट हैं, काफी हाई हैं। द स्टेट हैज हाई टैक्सेस एंड इट लेवाइज which makes it difficult for businesses to operate profitably। कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, इट इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट, वही नहीं ठीक से मिलेगा तो प्रॉब्लम आती है फिर बिजनेस रन करने में। उतना ज्यादा स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। देखिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है, स्किल्ड भी चाहिए होता है, हमने सारे पुराने लेक्चर्स में देखी थी ये चीज, है ना, कि अगर इनोवेशन डालेंगे तो जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, फिर उनको स्किलिंग करनी पड़ेगी, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, हर चीज बात करी थी हमने। लेकिन जो बेसिक चीजों के लिए हमें लेबर चाहिए ना, स्किल्ड लेबर, उसका हमारे पास शॉर्टेज है, जिससे इंडस्ट्रीज तो भाई बिना लेबर के काम नहीं कर सकती ना। जिसने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है उसे पता है ना हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी देखिए चीजें आप बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं, है ना। और GS5 कंप्लीट करके ही इसको स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे स्टेट में, इट इज ऑफन पुअर। तो ये क्या करता है, इट कैन लिमिट द पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल टू बिजनेसेस। इनएडिक्वेट एक्सेस टू फाइनेंस हमने हर जगह देखा था, भाई प्रॉब्लम है, लिमिटेड एक्सेस है फाइनेंस की, फंड्स नहीं है, ये प्रॉब्लम देखी जा रही थी। तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उत्तर प्रदेश की, उनके पास जो स्ट्रगल मेन है उनके पास फाइनेंस का है, जो उनके ग्रोथ पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। और ध्यान रखिएगा, लार्ज इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है यहाँ पे स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ही ज्यादा है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप जानते हैं इतनी अच्छी स्थिति तो है नहीं भाई। इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो कई बार डरते भी हैं। वो होता नहीं था कि यूपी वालों को किराए पे नहीं देंगे मकान, तो वो वाली एक थॉट प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं चला आ रहा है। इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स, तो इनोवेशन जो है इसलिए तो नहीं अच्छा हो पा रहा था क्योंकि इतना स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, जो कि क्या होता है, नया बिजनेस को आना है ना, हर एक को एंटरप्रेन्योर बनना है, हर एक को नया बिजनेस सेटअप करना है, उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार ऑफ द ग्राउंड। लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट्स, बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो भाई स्टेट के बाहर उनको मार्केट चाहिए, उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्लाइन कर जाता है, या फिर ग्रोथ पोटेंशियल को वो चीज लिमिट आउट कर देती है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपने देखी। और भी आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं भाई, जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इनोवेशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आप करप्शन लिख सकते हैं इसमें, आप इलिटरेसी लिख सकते हैं, है ना, इतने लिटरेट नहीं है लोग, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उसमें आप फिर से लिख सकते हैं कि जो स्टेट का लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से भी कम है। ये सारे पॉइंट्स फिर से आप कैसे कैसे कहां पे डाल सकते हैं, मैं इसलिए आपको बार बार बताती रहती हूँ। अब कुछ एफर्ट्स भी कर रही होगी गवर्नमेंट फिर, है ना, जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स इंप्रूव हो। भाई ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है ना, जो फाइनेंशियल रिलेशंस आप पढ़ते हो सेंटर स्टेट रिलेशंस में, जब आप फाइनेंशियल रिलेशंस वाला पार्ट पढ़ते हो, कौन सा टैक्स कौन लिवाई कर रहा है, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव होना चाहिए, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है हमें। तो स्टेट को इसके लिए एफर्ट्स डेफिनेटली डालने चाहिए। और बिना स्टेट एंड क्लोज्ड इकोनॉमी तो काम नहीं करती ना कभी भी, है ना। जितना ज्यादा अच्छा ट्रेड कॉमर्स होगा उतना आपको GI टैग्स मिलेंगे, उतना आपका प्रोडक्ट फेमस होगा, उतना आप फॉरेन कंट्रीज तक प्रोडक्ट भेजोगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टेट का ही नहीं नेशन का भी। ऐसी चीजें ये करके लिखा करो। यंग जनरेशन को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर कोई नौकरियों के पीछे नहीं भागेगा, है ना, ऐसी ऐसी चीजें लिख सकते हो। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप जानते हो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम चल रही है, ODOP, बहुत परेशानी देता है सवाल प्रीलिम्स में। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भाई, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है हर स्टेट की, उसका क्या क्या फेमस है, आप अच्छे से जानते हो तो आप पूरा का पूरा भी लिख सकते हो मेरे हिसाब से, जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करी सरकार, बहुत सारे मेजर्स ले रही है, जैसे कि रेगुलेटरी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, एप्लीकेशन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को रिड्यूस करना, है ना, और इन्वेस्टमेंट आए ज्यादा से ज्यादा, ये रहा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड एजेंसी ही सेटअप कर दी है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। कौन सी, उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड, यूपी इन्वेस्ट करके है, जो किस लिए है ये, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके स्टेट। अभी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था लखनऊ में, तो ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स सरकार क्यों ले रही है, इन्हीं सब चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी ध्यान दिया जा रहा है भाई, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो अच्छे से ग्रो करे। बहुत से इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं जो कि स्किलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, जो भाई स्टेट का वर्कफोर्स है
हम फिट भारत चाहते हैं, फिट स्टेट चाहते हैं, फिट वर्कफोर्स चाहते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहते हैं, उनकी रीस्किलिंग कर रही है स्टेट, अपस्किलिंग कर रही है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़ सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं हम। गवर्नमेंट ऐसे काम, ऐसे प्रैक्टिसेस को लेके आ रही है कि एक्सपोर्ट्स जो यूपी के हैं वो बढ़ें इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि बाई ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, ये सब लगा रही है वो। आपने फेस्टिवल्स नहीं सुने, कितने सारे होते हैं, अरे मैंगो आम महोत्सव, लीची महोत्सव, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं आप बताओ? दुनिया को थोड़ी ना आम और लीची खिलाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हो रहा है ये सब। एमएसएमईज को सपोर्ट किया जा रहा है, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट्स के थ्रू उनको टेक्नोलॉजी देना, उनको नया नो हाउ देना, उनको सीड फंड देना, है ना। फिर हम क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें आप एग्री क्लस्टर्स, एग्रो सेटअप्स और आपकी एग्री टेक, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। एग्रो बिजनेस, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रिडोमिनेंट है इकोनॉमी में, तो एग्रीकल्चर से कॉमर्स, हम बात कर रहे थे ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोड़ के, हम बात कर रहे हैं फिलहाल कॉमर्स की, ये भी लिख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन द स्टेट, जिससे क्या है, कंपेटिटिवनेस बढ़े लोकल इंडस्ट्रीज की। डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये तो लिखोगे ही लिखोगे आप। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब का यूज किया जा रहा है टू फैसिलिटेट ट्रेड, टू फैसिलिटेट कॉमर्स। टूरिज्म का कितना प्रमोशन कर रही है सरकार, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। याद है ये सब चीजें या भूल गए हो बिल्कुल ही? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है टूरिज्म को। टूरिज्म से क्या होता है, बिजनेस की ग्रोथ होती है, लोकल बिजनेस बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, भर भर के लिख के आओ इनको, ठीक है, ये सब लिख सकते हो आप। रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है कि रूरल टूरिज्म डेवलप हो। रूरल डेवलपमेंट होगा तो लोग आके रह सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीजों को, लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है ना। चलिए, अब कुछ सजेशंस क्या हैं कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए स्टेट में कॉमर्स और ट्रेड, वो देख लो। सबसे पहले तो वही इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो बढ़िया से, अपनी रोड्स, अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, इन सबको अच्छा करो। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ट्रेड फैसिलिटेशन हो जाएगा स्टेट में, कंट्रीज में। इससे क्या होगा, बिजनेस आसानी से चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएंगी, उनकी कंपेटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। कंपेटिटिवनेस इंक्रीज होने से क्या होता है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, अगर प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस इंक्रीज होती है तो वो बेटर प्राइस पर मिलते हैं कंज्यूमर्स को, तो ये फायदा बेचने वाले को भी होता है और खरीदने वाले को भी होता है। इंडस्ट्रीज का प्रमोशन है ना, यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रीज के प्रमोशन की। स्टेट फोकस करे कि भाई आईटी है, जैसे नोएडा है ना, तो बिल्कुल आईटी हब बन गया है, टूरिज्म हब बन जाए, लॉजिस्टिक्स पे बहुत ध्यान दे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे सरकार। इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जीएसडीपी पे स्टेट के, ये सब देखो। फिर स्किल डेवलपमेंट पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है, ज्यादा हो गया। स्किल डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान दे रही है, बहुत स्कीम्स नहीं चल रही हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। भाई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ज्यादा आए, जिससे कि जो जैसे अब इनोवेशन वहां पे आ रहा था, उसके हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे कि वहां पे क्या हो रहा है, वर्कफोर्स डिस्प्लेस हो सकती है। तो पहले से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इतने स्ट्रॉन्ग और सॉलिड चलाओ कि ऐसी वाली प्रॉब्लम्स नहीं आए। अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग स्किल की जरूरत होती है, अलग अलग स्किल सेट की जरूरत होती है। तो स्किल डेवलपमेंट करने से क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट करने से एक टर्म आपने पढ़ी थी स्किल गैप, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वाले पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से लिख के, जो जिसे कहते हैं ना ब्राउनी पॉइंट्स, एकदम वो ले सकते हो। ये वाली चीजें लिख सकते हो आप। रेगुलेटरी प्रोसेसेस को आप एकदम सिंप्लीफाई कर दो, एक ही इंटीग्रेटेड कोई पोर्टल बना दो, ऐप बना दो, जिसपे एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाए। फाइलिंग घूमती रहती है, रिश्वत लेनी है ना, क्योंकि तो जिससे कि बिजनेसेस को स्टार्ट करना और ऑपरेट करना आसान हो जाए। इससे क्या होता है, टाइम और कॉस्ट दोनों की बचत होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो आप, और सीड फंड को अट्रैक्ट कर सकते हो आप, है ना। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स आ जाएं, वो किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करें। फिर आएगा आपका प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा काम चलेगा।
भाई इन्वेस्टर्स आएंगे, वो एनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट, फिर क्या होता है, पब्लिक भी स्पेंड करती है, तो उससे इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट मिलता है और नए बिजनेसेस अट्रैक्ट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी क्रिएट होती हैं। तो ये फर्दर क्या होता है, वही क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है और पॉवर्टी रेट कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरलिंक कर करके लिखो। फिर आता है आपका प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। इसमें स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट शुड प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। भाई इंसेंटिव्स दें बिजनेसेस को जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स अपना, है ना, उससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ती है स्टेट की और ट्रेड बैलेंस जो है वो इंप्रूव होता है। एसएमईज को सपोर्ट करो, जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट किया जाए थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब उनके लिए किए जाएं अलग अलग। तो इससे क्या होता है, इट हेल्प्स SMEs to grow and contribute to the economic development of the state। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो उसमें। पॉइंट्स तो बहुत हैं लिखने के, इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब मेजर्स को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं कॉमर्स एंड ट्रेड को बढ़ाने के लिए और नए बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए। आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो अब प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखिए, ह्यूमन वर्क जो है मैन्युफैक्चरिंग का या फिर गुड्स प्रोड्यूस करने का लार्ज क्वांटिटीज में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने का, देखिए कोई एक बड़ा सा एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे आप या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो लार्ज क्वांटिटीज में, या फिर सर्विसेज दे रहे हो लार्ज स्केल पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको आप कह दोगे इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से लोग स्पेंड करते हैं, उनको अवेल करते हैं, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंप्रूव्स एंड द लाइफ बिकम्स कन्वीनियंट। इंडस्ट्री इसलिए तो आई ना, सो दैट द लाइफ कुड बिकम कन्वीनियंट। नाउ उत्तर प्रदेश इज अ मिडिल क्लास स्टेट, मैंने आपको बताया था। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रीज से हम मिडिल क्लास आते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनरल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही मेनली इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अब भाई छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे जो राज्य हैं, इनमें मिनरल्स अपने आप से मिलते हैं, उनकी लोकेशन वैसी है, तो हमारा लोकेशनल फैक्टर्स भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो सके। हालांकि एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी सेटअप हैं और हो सकती हैं। तो ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का है या फिर स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज का है। डेफिनेटली जब ज्योग्राफी वैसी है, एनवायरमेंट वैसा है, तो वही वाली इंडस्ट्रीज वहां पे फ्लरिश करती हैं। तो कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आती हैं स्टेट की, वो हैं आपकी कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट इंडस्ट्रीज और लेदर इंडस्ट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड हैं सारी की सारी, है ना। ठीक है, सीमेंट और लेदर को हटा दो तो मेनली जो है भाई कॉटन टेक्सटाइल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, ये सब मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। और जो दूसरी वाली हैं वो है सीमेंट, लिकर, लेदर, एग्रीकल्चर, मशीनरी भी होती है थोड़ी प्रोड्यूस यहाँ पे, ये दूसरी मेजर इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। ये वाली चीज आप लिख के आ सकते हो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अब सारी इंडस्ट्रीज एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले आती है आपकी शुगर इंडस्ट्री। आप जानते हैं सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, पहली रैंक आती है नॉर्मली शुगर के, गन्ना और आपका चीनी उत्पादन में। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा पिलर रहेगा इकोनॉमी का, क्योंकि मेजर जो चंक है वो इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब जो एरिया है केन कल्टीवेशन में, केन मतलब शुगर के, जिससे आपकी चीनी बनती है, नॉर्मल गन्ना जो होता है, वो देखिए आप जरा 28.53 लाख हेक्टेयर है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में, मैक्सिमम यहीं पे होता है, एज कंपेयर टू 14.87 लाख हेक्टेयर इन महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र में भी होता है शुगर केन प्रोडक्शन, तो मतलब कि लार्जेस्ट मेजर इंडस्ट्री हो गई 44 डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट में। और शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो एक अहम रोल निभा रही है रूरल इकोनॉमी का। भाई गन्ना बहुत बोते हैं किसान इन 44 डिस्ट्रिक्ट। आप ये लगाइए 54 लाख समझ लीजिए शुगर केन फार्मर्स हैं स्टेट में, जो
82 शुगर केन और शुगर मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए, गन्ना मिल सोसाइटी ऐसे करके आपने सुना होगा, खासकर जो वेस्टर्न यूपी वाले बेल्ट में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा ये सारा प्रोसेस। अब 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने 30.76% ऑफ इंडिया का, मतलब जो इंडिया का टोटल शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 31% तो खाली की उत्तर प्रदेश से जा रहा है। सोचिए तो आप, उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला एंशिएंट शुगर मिल स्टैब्लिश हुआ 1903 में एट अ प्लेस कॉल्ड प्रतापुर इन देवरिया। शुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ 1935 में। ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लिख के आएंगे तो भाई पढ़े लिखे लगेंगे। The government implemented the Sugar Factories Control Act 1938 with a view to help the sugarcane farmers. फिर आपका 53-54 में यूपी शुगर केन सप्लाई एंड परचेज रेगुलेशन एक्ट आता है 1953 का इसकी जगह। ये आपकी शुगर इंडस्ट्री, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए जरा हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सितंबर 1972 में डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम और टेक्सटाइल्स बना ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राम सहाय कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसी डायरेक्टोरेट के अंडर आते हैं 13 रीजनल ऑफिसेस जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फिलहाल काम कर रहे हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, हैंडलूम और टेक्सटाइल में, अगर कॉटन टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, हैंडलूम और मिल, तो उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो 3rd है इंडिया में। तो हैंडलूम इंडस्ट्री यहाँ पे 2nd लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि आपको रोजगार दे रहा है आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो है ही प्रीडोमिनेंट। 1/4 जो है टोटल हैंडलूम इंडस्ट्रीज का कंट्री का, 1/4 हिस्सा अकेला यहीं से है। तो ये बिगेस्ट इंडस्ट्री हो गई स्टेट की, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गई और बहुत डिमांड में भी रहता है ये सब। 85 स्पिनिंग मिल्स हैं और टोटल 74 टेक्सटाइल मिल्स हैं नॉन स्मॉल स्केल सेक्टर में। स्टेट में इट हैज द 5th लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम वीवर्स इन द कंट्री। मतलब आप सोचिए 3 लाख करीब हैंडलूम वीवर्स हैं जो हाथ से, आप पता होगा हैंडलूम साड़ियां होती हैं, हैंडलूम कपड़े होते हैं। एंड अबाउट 4.21 लाख पावर लूम वीवर्स हैं जो पावर से चलती है ना मशीन, वो वाली। तो स्टेट में आपको पता है कारपेट्स, कालीन भैया है ना, और 90% जो है इंडिया के कारपेट हम ही प्रोड्यूस करते हैं, यूपी ही प्रोड्यूस करता है। ये वाले सारे स्टैटिस्टिक्स, ये वाले सारे फैक्ट्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड इट इज होम टू द फाइनेस्ट वीवर्स इन द कंट्री। आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस सिल्क साड़ी है बनारसी, मऊ की चिकनकारी, आप जानते हैं लखनऊ की अब तो एक से एक सूट साड़ीज बनते हैं। जरी जरदोजी है लखनऊ की, बरेली, शाहजहांपुर, भदोही के कारपेट्स, कालीन भैया वाला मिर्जापुर के कारपेट्स, सोनभद्र के कारपेट्स। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कारपेट्स कहाँ के हैं बताइए मुझे? दरी होती है ना, हाथ से भी काटते हैं कुछ लोग, सीतापुर की। रेडीमेड गारमेंट्स हैं गौतम बुद्ध नगर के और कानपुर के। ये सब स्ट्रेंथ और प्राइड है पूरी कंट्री का। बहुत ही बढ़िया काम होता है हैंडलूम का यहाँ पे। कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है यहाँ की। बनारसी साड़ी इतनी ज्यादा फेमस है कि कहने की बात नहीं। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो स्टेट में थे दे आर फाउंड इन कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, टांडा, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदाऊं, इलाहाबाद, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर एंड कहानी। ये सारे आप नाम लिख के आइए, कम से कम 5-7 नाम। और कानपुर में 10 कॉटन मिल्स थे पहले, उसी की वजह से कानपुर को कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अच्छा, मैनचेस्टर क्यों, कहाँ पड़ती है जगह मैनचेस्टर, बताइए जरा कमेंट करके। देखें, थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी चेक कर लें, आपका प्रीलिम्स का पढ़ा हुआ रिवाइज चल रहा है, सब भूल गए हैं। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स में देखिए तो आप 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम क्लोथ्स के इंडिया में, 5th लार्जेस्ट है सिल्क के, 5th लार्जेस्ट है हैंडलूम वीवर्स के। नंबर कितने हैंडलूम वीवर्स हैं स्टेट में। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हैंडमेड कारपेट्स के। 47 अप्रूव्ड टेक्सटाइल पार्क्स और क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, और 15 मेजर हैंडलूम प्रोडक्शन सेंटर्स। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लो, कुछ न्यूज में लगे आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वो देख लिया करो। ये सारी चीजें जो हैं कुल मिला के इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, ये भी काफी फेमस है यहाँ का। खादी का मतलब कोई ऐसा फैब्रिक जो कि वूवन का मतलब होता है काटना, हैंडलूम्स पे। फ्रॉम हैंड स्पन यार्न ऑफ कॉटन, कॉटन का धागा होता है, काटते हैं उसको चरखे पे, मतलब अब तो हैंडलूम पे ऑब्वियसली। सिल्क या एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। तो सिल्क या फिर वूल या फिर मिक्सचर इन दोनों का, या फिर हर तरह के यार्न्स का,
जो धागा होता है काटने वाला। अच्छा, विलेज इंडस्ट्री कौन सी हुई? विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हुई जो कि किसी रूरल एरिया में सिचुएटेड है और जो ऐसे गुड्स या फिर ऐसी सर्विस रेंडर कर रही है विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, मतलब बिजली के बिना, मतलब बिजली के साथ भी बिजली के बिना भी, पावर मतलब समझ गए ना यहाँ पे, एंड विच इन्वॉल्व्स फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब प्लांट और मशीनरी लैंड बिल्डिंग में एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से ये काम कर रही है पर आर्टिजन और वर्कर डज नॉट एक्सीड ₹50,000। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी ना, इसको तो और बढ़ावा मिलना चाहिए भाई। 50,000 रुपए की लागत की बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री हो गई। ऑल रेवेन्यू विलेजेस इन टाउन्स विद द पॉपुलेशन अप टू 20,000 आर इंक्लूडेड इन द रूरल एरिया डिफाइंड फॉर दिस पर्पस। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है जिससे हम सेट कर रहे हैं डेफिनेशन। और आप जानते हैं यूपी खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1960 में। इंडिया लेवल पे बात है ना, KVIC बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेले, बहुत सारे फेयर्स लगते हैं जिसमें आपका हैंडलूम, खादी ये सब शोकेस होता है। और खादी इंडिया ही देखिए आप कितना बड़ा ब्रांड है। और रजिस्टर्ड विलेज इंडस्ट्री कमिटीज, रजिस्टर्ड NGOs, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, विमेन and members of SC/ST, they are all eligible for assistance or loan facility that is provided by UP खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। तो ये जो है ना आपको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बहुत सी स्कीम्स हैं जो खादी विलेज इंडस्ट्री रन करती है, जैसे चीफ मिनिस्टर ग्रामोद्योग रोजगार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये 10 लाख तक का मिलता है इसमें लोन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को। फिर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बड़ा फेमस है ये। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 25 लाख तक का 10% मार्जिन मनी मिलता है इसमें। और बहुत से ऐसी ट्रेनिंग स्कीम्स जो हैं अलग अलग वो चलती रहती हैं। KVIC वैसे भी जो खादी विलेज बोर्ड भी है वो छोटे स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, लेदर इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो कानपुर जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है लेदर इंडस्ट्री का उत्तर प्रदेश में। कानपुर जो है 20% इंडिया के जो टोटल लेदर और लेदर गुड्स है ना एक्सपोर्ट्स, वो कानपुर से आ रहे हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश का छोड़ दीजिए आप, इंडिया का ही बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटर है लेदर इंडस्ट्री का वो कानपुर है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, इंक्लूडिंग मेनी अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, लेदर का मेरे ख्याल से ज्यादा क्रेज फॉरेन कंट्रीज में एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हम लोग तो फिर भी जैसे मंदिर में नहीं जाएंगे बेल्ट उतार के जाएंगे, है ना। तो हम एक कोई स्पिरिचुअल तरीके से, मुझे लगता है लेदर में इतना, जैसे लेदर जैकेट के बड़े मैंने देखा लोग फैन होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना क्रेज है हम लोगों में। मतलब हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। कंट्री का पहला लेदर पार्क जो है, हाँ हैंड बैग्स का हो सकता है लेडीज में, कंट्री का फर्स्ट लेदर पार्क जो है वो सेटअप हो रहा है रमाईपुर कानपुर में। ये सब आप लिख सकते हैं। और कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं लेदर इंडस्ट्री के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपकी ग्लास इंडस्ट्री। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत ही वर्ल्ड फेमस है ना। फिरोजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसका ग्लास इंडस्ट्री बहुत फेमस है। मेरे ख्याल से हम लोग जब स्कूल में थे 7th 8th क्लास में भी एक चैप्टर होता था इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें फिरोजाबाद का शायद जिक्र था। फ्रॉम हियर ग्लास बैंगल्स, बॉटल्स, लैंटर्न्स, क्रिसमस ट्री, किचन आइटम्स, बहुत एक्सपोर्ट का आइटम बहुत अच्छा जाता है। मतलब मैं तो आपको सिर्फ चूड़ियाँ बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है ग्लास इंडस्ट्री का। और यहाँ पे मतलब 20,000 आर्टिजन्स हैं जो अलग अलग तरह के ग्लास आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। और एक ट्रेडिशनल टेक्निक है यहाँ की माउथ ब्लोइंग, उससे यहाँ पे ये ट्रेडिशनल ग्लास के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, शिकोहाबाद, आपका हाथरस, वाराणसी, लखनऊ, यहाँ पे भी ग्लास इंडस्ट्री जो है अब काफी सेंटर्स यहाँ पे बन गए हैं ग्लास इंडस्ट्री के। देन यू हैव पेपर इंडस्ट्री। पहला पेपर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश का कहाँ बना था? लखनऊ में 1879 में। पेपर मिल्स जो हैं स्टेट में सहारनपुर में मिलेंगी आपको, कानपुर में, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ में। ज्यादातर जो मिलेंगी आपको वो मुजफ्फरनगर में मिलेंगी। और मिल्स जो कि कार्टन पेपर बनाती हैं, कार्डबोर्ड का नहीं, जिसके कार्टन्स बनते हैं जिसमें सामान वामान पैक होता है, कार्डबोर्ड वाला पेपर वो ब्राउन कलर का, उसकी इलाहाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ में मिलेगी आपको। और कार्डबोर्ड किससे बनता है आप जानते हैं? ये शुगर केन का बगासे होता है, मतलब मेरठ में बनाया जाता है, ठीक है, ये वाली चीज। फिर आती है आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो अकेला जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का सेंटर है उत्तर प्रदेश में, इट इज इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कि सोन रिवर वैली में पड़ता है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का प्लांट है रेणुकूट में। ये इस पे सवाल आ चुका है आपका प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मैन्युफैक्चरर्स एल्यूमिनियम मेटल इनगॉट्स और शीट्स बनाते हैं, ये जो बॉक्साइट से बनता है, जो कि आता है वाराणसी से और बांदा से।
इसके अलावा छुटपुट फैक्ट्रीज मिल जाएंगी आपको जो यूटेंसिल्स बना रही है एल्यूमिनियम शीट्स वगैरह के, जैसे मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, मथुरा वगैरह। ठीक है, देखिए पता सारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, 2-2 3-3 लाइन लिख आ पाओ, इतना अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। फिर आपकी आती है केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में से केमिकल रिएक्शंस करके। ये थोड़ा एकदम स्कूल की केमिस्ट्री लैब वाली बातें हैं सारी, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडा ऐश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, मेडिसिन, डाइज, ये सब बनते हैं। तो ये आपने तो पढ़ा है भाई, एक दूसरे में कुछ कुछ मिलाते हैं और सामान बन जाता है, वो ऐसे बनते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बायोसल्फाइड की फैक्ट्री है आपकी कानपुर में, जो सोडा ऐश बनता है, ये सब पढ़ाया है मैंने आपको। सोडा ऐश क्या होता है, कॉमन नेम है ना ये, तो इनके केमिकल नेम क्या है हमने सब पढ़ा है, ये साइंस की लिस्टिंग वीडियो। सोडा ऐश, अमोनिया क्लोराइड की आपको वाराणसी में मिल जाएंगी। सिंथेटिक रबर बनती है फिर आपकी बरेली में, फैक्ट्री यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है गाजियाबाद में। और सिलिका सैंड जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं जिसमें, उनकी फैक्ट्रीज आपको शंकरगढ़, इलाहाबाद में मिल जाएंगी। तो ये कुछ नाम याद रखना, छोटे छोटे सेंटर्स हमें नहीं पता होते, ज्यादा फेमस वाले तो पता होते हैं, लेकिन ये हमें कई बार नहीं पता होते, इनको ध्यान रखना। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अच्छा, अब लास्ट फ्यू ईयर्स में ही ग्रो की होगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, को ऐसा तो है नहीं, दादा नाना के जमाने से चली आ रही होंगी। तो कुछ टाइम पहले ही जो, जब से ई लगा है हर चीज के पहले, तब से ही बहुत ही रैपिड पेस से स्टेट में ये बढ़ रही है। अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो एलाइड रिसोर्सेज हैं, इसके साथ के जितने भी एसोसिएटेड आइटम्स होते हैं, वो भी स्टैब्लिश हो गए हैं इस एरिया में। 65% of the total mobile components manufactured in India are being produced in Uttar Pradesh. सोचिए कितना important center बन गया है यूपी इन सब चीजों का। ठीक है, so far the units of this industry in the state कहाँ पे है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में है, मतलब उस तरफ है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर रही है अब कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बुंदेलखंड, पूर्वांचल, इन सारे इलाकों में भी फैलाया जाए ऑन मतलब स्पेशल कंसेशंस के साथ, जिससे कि वो वाले एरियाज भी डेवलप करें। जो हमारी नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2020 की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000 crores एंड अ क्रिएशन ऑफ 4 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years। कुछ प्रेस्टिजियस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपने अपने सेंटर्स बनाए हैं अलग अलग सिटीज में, जैसे कि नोएडा, साहिबाबाद, पांकी, रायबरेली, लखनऊ। तो ये काफी प्रोमिनेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टमेंट, काम और रेगुलेटरी प्रोसेस वगैरह सिंपल किए जाएंगे तो ये काफी बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, काफी अच्छा स्कोप इसको मिल सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो मिर्जापुर का नाम आएगा। 2 गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, चुनार और इल्सा। 8 लाख टन कैपेसिटी है इनकी, सोचिए। और एक फैक्ट्री जिसकी कैपेसिटी 8 लाख टन है हैज ऑल्सो बिकम ऑपरेशनल इन कजराहट। और टोटल फैक्ट्रीज कितनी है, 16 करीब फैक्ट्रीज हैं स्टेट में। और ये आपकी मिलेंगी आपको चुर्क, सोनभद्र, दल्ला, चुनार, मिर्जापुर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, रायबरेली। ये प्रीलिम्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, इंडस्ट्री और वो मैच द फॉलोइंग, तो बहुत पूछता। ठीक है, तो ये आपने सारी इंडस्ट्रीज देख ली यहाँ पे। अब आप देख लीजिए जरा कि चैलेंजेस क्या हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज इन यूपी। एक तो रीजनल इनइक्वालिटी है, हमने अभी देखा। जो डेवलपमेंट है वो मेनली वेस्टर्न यूपी में हो रहा है, स्मार्ट सिटीज पे फोकस वहीं पे हो रहा है। जो एरियाज मतलब एनसीआर वाले हैं, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि बहुत खराब बात है। फिर इतना कंपेटिटिव डिमांड नहीं है, कम है कंपेटिटिव डिमांड रीजनल मार्केट में। जब रीजनल मार्केट ग्रो करेगा ना, तभी आपका स्टेट लेवल का मार्केट ग्रो करेगा, उसके बाद आप फिर नेशनल लेवल पे शोकेस कर पाओगे अपना फ्रंट। और विमेन का और डेफिनेटली वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। देखिए 25% है ऑलमोस्ट एज पर दी NSSO 68 साइकिल। स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, ऊपर भी देखा था आपने। टेक्निकली कंपेटेंट जो वर्किंग पॉपुलेशन है, देखिए जरा, इट्स ओनली 1.41%, इट्स नॉट इवन 2%। आप लिख सकते हैं लेस देन 2%, एग्जैक्ट ना याद नहीं रहे तो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री को इफेक्टिवली ग्रो कराने के लिए। फिर इंडस्ट्रीज जो हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं, वो वहां स्टैब्लिश्ड हैं बिकॉज जहां पे रॉ मटेरियल्स एक्सेसिबल है। और रॉ मटेरियल्स की तो प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी का मेजर प्रॉब्लम है यूपी में। देन यू हैव लेबर अनरेस्ट। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ लेबर अनरेस्ट इन पास्ट इन ओल्डर इंडस्ट्रियल टाउन सच एज कानपुर, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार प्रोडक्टिविटी जो होती है ना इंडस्ट्रीज की, उसको बहुत ज्यादा मतलब इट अफेक्ट्स इट। तो
अब यूपी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है अपना इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, ये आप देख लीजिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, मैंने आपको बताया ये हर जगह आप लिख सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें 18,643 इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन हुए थे। इससे ये पॉसिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे अगले कुछ सालों में वर्थ ₹33.5 लाख करोड़। तो इससे क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट से ही तो ग्रोथ होती है। एंड उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। फिर आपका निवेश मित्रा पोर्टल करके है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों को प्रमोट करेगा। फिर गोल्डन कार्ड्स करके एक आपके कार्ड्स बनाए गए हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर की ऑफिशियल्स हैं, उनको दिए जाएंगे मेन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर स्मूथ एंट्री एंड प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जिससे उनका फाइल, उनका काम वो ना अटके, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तहत खराब ना हो जाए उनका काम, इसलिए बेसिकली। देन यू हैव यूपीएसडीएम, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसका ये एम है कि स्किल्ड लेबर का जो वर्कफोर्स है उसको इंक्रीज कराया जाए। Then we have the state government has made rapid development of infrastructure and connectivity network पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे चल रहा है ना। In addition to have the densest national highway network, हमारे पास सबसे डेंस नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश खुद को एक्सप्रेसवे स्टेट बनाने वाला है, क्योंकि देख लीजिए आप, अपकमिंग एक्सप्रेसवेज के साथ और अभी को मिला के टोटल 13 एक्सप्रेसवेज हो जाएंगे, आउट ऑफ विच 6 जो हैं दे हैव बीन कंप्लीटेड। सोचिए आप 1250 किलोमीटर करीब, और बाकी 7 जो हैं वो अपने अलग अलग चरणों में हैं डेवलपमेंट के, तो इससे भी स्पीड अप होंगी एक्टिविटीज। कितना बढ़िया है, देखिए आप ये यमुना एक्सप्रेसवे कितना गजब का है, ऐसे ही एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। एंड सोचिए आप, कंट्री के जो 37.5 एक्सप्रेसवेज हैं टोटल ऑफ परसेंटेज, वो हमारे प्रदेश में है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अपार्ट फ्रॉम हैविंग द कंट्रीज लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, यूपी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईडीएफसी जो है, और आपका डब्ल्यूडीएफसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंडर भी यूपी का लार्जेस्ट, मतलब यूपी में आता है लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट रेल नेटवर्क भी कंट्री का हमारे पास ये 16,000 किलोमीटर। फिर आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स, आपका टेक्सटाइल पार्क्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ये सब सेटअप हो रहे हैं। आप इनोवेशन में लिख सकते हैं 2-4 स्कीम्स के नाम, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, उनको लिखते रहो जगह जगह चीजों। देन एफर्ट्स हैं टू स्टैब्लिश लैंड बैंक्स, जिससे कि जो नॉन एग्रीकल्चर बैरन और अनयूजेबल लैंड है, जहाँ पे अभी खेती नहीं कर सकते आप, उसको आप किसी और पर्पस के लिए ले लो, है ना, डेवलपमेंट हो जाएगा वहां पे, तो इसलिए लैंड बैंक बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपने पढ़ा था ये भाई, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। आईडीएक्स पढ़ाया था मैंने आपको या नहीं। इनोवेशन की बात करते हैं हम डिफेंस में, जिससे इन्वेस्टमेंट्स आए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना। और इसमें 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ये बड़े इंपॉर्टेंट वाली चीजें कुछ नहीं छोड़नी है ना, जो सब लिख के आएंगे एटलीस्ट वो तो लिख के आओ ना, फिर ही कुछ अलग लिख के आना। फिर आपकी उद्यम सारथी ऐप है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2021 में। देख लो, पुराने भी याद करने, करंट अफेयर्स देखते चलो, कोई नई ऐप आए, कुछ आए तो। जो क्या करेगी, जो आपके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको गाइडेंस देगी, एंटरप्रेन्योर्स को। उनके ऐप का एम है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स एंड एसएमईज टू स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। आप ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लिख के आओ, कोई भी करंट अफेयर और आता है ऐसा, वो भी लिख के आओ। फिर सजेशंस क्या हो सकते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट के यूपी में? आप प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब पावर डिस्कॉम्स की हालत थोड़ी ठीक कीजिए, जिससे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलता रहे। रिसोर्स डेवलपमेंट, देन यू कैन राइट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। एनवायरमेंट का एंगल लिख के आइए जब आप इंडस्ट्रीज का एंगल लिख रहे हैं तो। देन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स। देन यू कैन राइट टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट इन ड्यू कोर्स। जो ओवरऑल आपका इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट है उसको आप और प्रमोट कीजिए। बेटर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाइए, रेड टेपिज्म हटाइए, करप्शन को टैकल कीजिए, और क्या लिखिए, जो भी चीजें दिमाग में आई छोटे छोटे पॉइंट्स में तो मतलब भर के लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। कोई भी पेड कोर्स के लिए आप लोग इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्लीज आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए, अब अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, एकदम खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।